कलावती की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो अपने आप को हमेशा अपनी बहू पूनम से ऊपर रखती थी। जब भी पूनम कलावती को कुछ समझाने की कोशिश करती तो हमेशा कलावती का एक ही डायलॉग होता था, अपनी सास को मत सिखा, मुझे सब पता है। माँ जी, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। साबुन से हाथ धोने की जगह आप लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोया करो, वो ज्यादा सही रहता है। साबुनदानी की हालत देखो, कितना गला हुआ पानी भरा हुआ रहता है, इससे भला क्या हाथ साफ होंगे। तुम ये बात कर रही हो बहू, अब तो मैं फिर भी साबुन से हाथ धोती हूँ। पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी तो हम तो मिट्टी से हाथ धो लिया करते थे। पता नहीं ये क्या पानी वाले साबुन चल पड़े हैं, हाथ भी नहीं धोया जाता इन पानी वाले साबुनों से। मेरे लिए तो ये साबुन की टिक्की ही काफी है। पता नहीं जब देखो मुझे सिखाने पर लगी रहती है। अपनी सास की इन्हीं बातों की वजह से कभी कभी पूनम गुस्से से झुंझला जाती थी। शाम को जब पूनम का पति घर आता तो पूनम उसे सारी बात बताती। राजीव, माँ को थोड़ा समझाया करो, जमाना बदल रहा है और वो है कि मेरी सुनती नहीं है। आज मैंने उनको जरा सा ये कह दिया कि आप साबुन की जगह लिक्विड हैंड वॉश से हाथ धोया करो, तो उस पर मुझे इतनी बातें सुनाने लगी। अगर यही कोई और कुछ कहता ना तो फट से मान जाती, पर मेरे से तो उन्हें अपने आप को ऊपर रखना है। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें सिखाती हूँ। जब देखो एक ही डायलॉग मारती रहती है कि बहू मुझे मत सिखा। पूनम, तुम तो जानती हो वो हमेशा अपनी मनमर्जी करती है। तुम जितनी मर्जी उन्हें किसी बात के लिए समझाओ वो नहीं सुनेंगी, इसलिए तुम भी अभी टेंशन लेना बंद कर दो। राजीव की बात सुनकर पूनम चुप हो जाती थी, पर अगले दिन फिर कोई नया टॉपिक शुरू होता था तो पूनम फिर गुस्से में आ जाती थी। एक दिन कलावती की सहेली नीलम उसे मिलने के लिए आती है। नीलम के पास एक नया स्मार्टफोन था। हाँ तो और क्या, मैं तो मोबाइल फोन चलाती हूँ, तू भी अब नया मोबाइल फोन खरीद ले। देख, मैंने तो अपने फोन में भजन आरती सब लगा रखा है। सुबह उठते ही मोबाइल फोन में भजन आरती चला लेती हूँ। आंटी जी रहने दो, माँ जी को इन सब चीजों की आदत नहीं है। मैं कई बार माँ जी को कहती हूँ कि आपको मोबाइल फोन में भजन लगा दूं, तो कहती हैं कि नहीं, मैं अपनी किताब में ही आरती पढ़ूंगी। वो तो तेरा मोबाइल फोन है ना, इस वजह से मैं मना करती थी। अब मैं अपना फोन खरीदूंगी तब उसमें आरती लगाया करूंगी। राजीव को आने दे, मैं नया मोबाइल फोन कल ही मंगवा लूंगी। अब कलावती को नया मोबाइल फोन खरीदने का शौक चढ़ गया था। उसने राजेश से बोलकर नया मोबाइल फोन मंगवा लिया। अब सारा दिन कलावती अपने नए मोबाइल के साथ चिपकी रहती थी और पूरा दिन अपनी सहेली नीलम से बातें करती थी। हेलो, हाँ नीलम, सोचा तुझे फोन मिला लूं। वैसे कुछ भी कह, मोबाइल फोन आने से मन लग गया। अब टीवी में तो कभी कभी कुछ आता था, इसमें तो सारा दिन ही जब फोन खोलती हूँ तो कुछ भी दिखाई देता रहता है। मैं तो भजन कीर्तन सब इसी में देखती हूँ। जहाँ पर तू बताकर गई थी वही खोलती हूँ। रुक, मैं फोन चार्जिंग पर लगा दूं, फिर थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। कलावती फोन को चार्जिंग पर लगाकर रसोई में चली गई। कुछ देर बाद पूनम कमरे में आई तो उसने देखा कलावती का फोन चार्जिंग पर तो लगा हुआ है पर चार्ज नहीं हो रहा। माँ जी, आपने फोन ठीक से नहीं लगाया। ठीक तो लगाया है, क्या गलत है? ये लीड की पिन बाहर है, आपने ऐसे ही टिका दी। पिन ठीक से लगानी होती है तभी तो चार्ज होगा फोन। मैंने ठीक से ही चार्जिंग पर लगाया था। मुझे तो लगता है तुमने ही जानबूझकर इसे छेड़ा है। अरे, एक तो आपको कुछ सिखाने लगती हो तो आप कुछ सीखते ही नहीं हो। मैं तो आज के बाद कुछ बताने ही नहीं वाली। जब आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो मैं भला क्यों कुछ कहूँ? खुद कर लिया करो आप अपनी चीजें, मैं तो कुछ भी नहीं समझाऊंगी। हाँ हाँ, तो किसने कहा है कि तुम मुझे कुछ समझाओ? मैं तो खुद तुम्हें कहती रहती हूँ कि मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग हैं मुझे बताने और सिखाने वाले। उस दिन के बाद पूनम ने सचमुच अपनी सास कलावती को कुछ भी सिखाना समझाना छोड़ दिया। अब वो बिल्कुल भी किसी बात के लिए अपनी सास को कुछ नहीं कहती थी। पर माँ को फोन लॉक करके रखने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, मेरी सहेली नीलम बता रही थी कि अपने मोबाइल फोन को हमेशा लॉक रखना चाहिए। वो भी अपना फोन लॉक करके रहती है। उसने मुझे समझाया है, इसलिए तुम मेरे फोन में लॉक लगा दो। ठीक है, लगा देता हूँ। मैं आपको नंबर बता दूंगा कि क्या नंबर डालकर। राजेश फोन में पासवर्ड लॉक लगा देता है। माँ, मैंने फोन में पासवर्ड लॉक लगा दिया। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूनम से पूछ लेना। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, 3-4 दिन में वापस लौटूंगा। मुझे पूनम से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सीख जाऊंगी सब कुछ। और अब तो कितना कुछ सीख भी गई हूँ, पूरा फोन चला लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो मैं आराम से पासवर्ड डालकर फोन लॉक खोल भी लिया करूंगी। क्या बताया था तूने? 451 451 451। देख, मुझे याद भी हो गया। राजेश कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला जाता है। पीछे से कलावती नीलम से पासवर्ड चेंज करवा लेती है।
मैंने फोन में नया पासवर्ड डाल दिया है। अब तेरे फोन का पासवर्ड है 345 345 345। सही किया। मुझे तो डर था कि कहीं पूनम बहू मेरा फोन ना खोल ले और खराब ना कर दे मेरा मोबाइल फोन। वो तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। फिर मुझे कहेगी कि मुझे कुछ चलाना नहीं आता, फिर ऐसे सिखाने लगती है जैसे मुझे कुछ आता ही ना हो। नीलम ने जो फोन में पासवर्ड चेंज किया वो 2 दिन बाद ही कलावती भूल गई। अब कलावती नीलम को फोन भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो परेशान हो गई। मुझे तो नया वाला नंबर याद भी नहीं आ रहा, क्या करूं? पासवर्ड वाला था, क्या पासवर्ड था? राजेश को फोन नहीं कर सकती, पूनम बहू को मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। अगर उसे ये बात कही तो बोलेगी कि अब मेरे पास क्यों आई हो। मैंने उसे कई बार कहा है कि मुझे बार बार टोका मत कर। मुझे तो शर्म आएगी। अब मैं पूनम को क्या बोलूंगी कि मैं अपना मोबाइल का पासवर्ड भूल गई हूँ। क्या करूं? कल से मोबाइल नहीं चलाया। क्या पासवर्ड था? 543 543। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने फोन में पासवर्ड क्यों लगाया? फोन लॉक ही क्यों किया? ऐसे ही रहने देती। ये सब नीलम की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे कहा कि मैं फोन को लॉक कर दूं। क्या करूं? किससे कहूं? तभी पूनम आ जाती है। लाइए मैं खोल कर देती हूँ। मुझे आपके फोन का पासवर्ड पता है, 345 345 345। ये लीजिए, खुल गया आपका फोन। और मैंने आपके फोन से लॉक भी हटा दिया ताकि आपको फोन खोलने में दिक्कत ना हो। तुम्हें मेरे मोबाइल फोन का पासवर्ड पता था, पर कैसे? उस दिन आप नीलम आंटी के साथ बैठे हुए थे ना, तब मैंने पासवर्ड सुन लिया था और मुझे याद था। एक मैं हूँ जो हमेशा तुम्हें गलत समझती थी, वही सोचती थी कि तुम मुझे सिखाती रहती हो, टोकती रहती हो। पर आज देखो ना, अगर तुम्हें पासवर्ड याद ना होता तो मेरा फोन तो खुल ही नहीं पाता। मैं हमेशा तुम्हें यही कहती हूँ कि मुझे मत सिखाया करो, पर आज मैं खुद कहूंगी कि मुझे वो सब कुछ सिखाओ जो मुझे नहीं आता। जरूर माँ जी, जो मुझे नहीं आता वो आप मुझे सिखाया करो, और जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। आप कह रहे थे ना स्वेटर बुनना सिखाओगे, तो आप मुझे सिखाना, और मैं आपको फोन में खाना बनाने की वीडियो दिखाऊंगी। अभी दिखाओ ना बहू, मुझे सिखा दो वीडियो कैसे देखते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए, इतने सारा खाना बनाने की वीडियोस हैं जहाँ पर तरह तरह के व्यंजन बनाने सिखाए जाते हैं। बहू, वो गुलाब जामुन बनाने की विधि भी तो होगी इसमें। हाँ है ना, आप यहाँ पर बोलो गुलाब जामुन की विधि बता दो। पूनम अपनी सास को फोन की और भी चीजें समझाने लगी। कलावती भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और सीख रही थी। पूनम और कलावती के बीच में उस दिन के बाद सास बहू का एक प्यार भरा, गहरा और मजबूत रिश्ता बन गया। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर लिए। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा, और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो, मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुने ना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ ना पसंद नहीं करती हूँ।
मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊं। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूं इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पल के बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया गेम पार्लर बंद है। जी गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज आप मेरे से सॉरी मत बोलो,
आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गई।